नमस्कार। आज हम एक ऐसे विषय पर थोड़ी गहराई से बात करेंगे जो अक्सर सुनने में आता है, विश्व युद्ध 3। हमारे पास एक लेख है, विश्व युद्ध 3 एक काल्पनिक परिदृश्य। तो आज कोशिश रहेगी ये समझने की कि ये शब्द इतनी बार क्यों सुनाई देता है और इसके पीछे की सोच क्या है। सबसे पहली बात तो ये साफ कर दें, अभी जुलाई 2025 है और खुशकिस्मती से दुनिया ने तीसरा विश्व युद्ध नहीं देखा है। तो फिर ये इतना हॉट टॉपिक क्यों है? मतलब इस पर इतनी चर्चा, इतनी बातें क्यों? हाँ, ये सवाल बहुत वाजिब है। देखिए, विश्व युद्ध 3 शब्द असल में कई अलग अलग जगहों पर इस्तेमाल होता है, भले ही कोई जंग छिड़ी ना हो। एक तो है, जैसे आपने कहा, भू राजनीतिक गलियारों में। जब भी अमेरिका, रूस, चीन या मान लीजिए ईरान, नाटो, इनके बीच तनाव बहुत ज्यादा बढ़ जाता है ना, हाँ। तब ये डर जताया जाता है कि कहीं ये बड़ा रूप ना ले ले वैश्विक संघर्ष का। फिर दूसरा इसका इस्तेमाल होता है सैन्य रणनीति और जो पॉलिटिकल एनालिसिस करते हैं ना, वो लोग करते हैं। अच्छा। हाँ, वो इसे एक तरह से क्या हो अगर वाले परिदृश्य की तरह देखते हैं। सोचते हैं कि भाई आज के जमाने में लड़ाई हुई तो आधुनिक हथियार कैसे इस्तेमाल होंगे। जैसे कि परमाणु हथियार। परमाणु तो है ही, पर अब तो साइबर हमले हैं, ड्रोन्स हैं, एआई वाले हथियार हैं, इनकी बात होती है। और तीसरा जिसका जिक्र आपने भी किया, पॉप कल्चर, मतलब फिल्में, वीडियो गेम्स, यहाँ तक के कॉन्स्पिरेसी थियोरीज। उनमें तो विश्व युद्ध 3 का मतलब होता है भयानक तबाही, परमाणु हमला, दुनिया खत्म। तो ये सिर्फ एक डर नहीं बल्कि एक तरह का विश्लेषण टूल भी है। ठीक है, तो इन विश्लेषणों में, इन काल्पनिक परिदृश्यों में संभावित कारण क्या बताए जाते हैं? मतलब क्यों छिड़ सकता है ऐसा कुछ? हाँ, तो कई संभावित चिंगारियों पर गौर किया जाता है। सबसे बड़ा डर तो हमेशा से परमाणु संघर्ष का रहा है, शायद अमेरिका रूस के बीच या अमेरिका चीन। सही। फिर मध्य पूर्व में अगर तनाव बहुत ज्यादा बढ़ जाए, जैसे इजराइल ईरान का मामला है, या अमेरिका ईरान का सीधा टकराव हो जाए। एक और पॉसिबिलिटी देखी जाती है दक्षिण चीन सागर या ताइवान को लेकर। अगर चीन कोई बड़ा कदम उठाता है तो उसमें कई देश उलझ सकते हैं। हाँ, ये मुद्दे तो अक्सर खबरों में रहते हैं। बिल्कुल। और लेख में एक दिलचस्प बात ये भी है कि कैसे कोई बड़ी आर्थिक मंदी या वैश्विक आर्थिक पतन जैसी स्थिति भी देशों को मजबूर कर सकती है कि वो साइबर युद्ध जैसी क्षमताओं पर ज्यादा जोर दें। अच्छा, आर्थिक मंदी से साइबर युद्ध कैसे? मतलब हताशा में या अपनी स्थिति मजबूत करने के लिए देश शायद पारंपरिक सेना पर खर्च करने के बजाय साइबर हमलों की क्षमता बढ़ाएं। ये एक अप्रत्याशित मोर्चा खोल सकता है। एआई आधारित लड़ाइयां भी इसी में आ जाती हैं। ये तो वाकई सोचने वाली बात है कि जंग के मैदान भी कितने बदल सकते हैं। तो अगर भगवान ना करे ऐसा कुछ होता है, तो अटकलों के मुताबिक ये दिखेगा कैसा? क्या पहले विश्व युद्धों जैसा होगा, टैंक, सैनिक, या कुछ और? नहीं, अनुमान तो यही है कि ये काफी अलग होगा, बहुत अलग। शायद शुरुआती दौर में आपको मैदान में सेना दिखे ही ना। तो फिर हो सकता है शुरुआत साइबर हमलों से हो। किसी देश का पावर ग्रिड बंद कर दिया या पूरा बैंकिंग सिस्टम ठप कर दिया। ओह, देशों पर कठोर आर्थिक पाबंदियां लग सकती हैं। सैटेलाइट कम्युनिकेशन, जीपीएस वगैरह जैम किया जा सकता है। और फिर लड़ाई? हाँ, मुख्य लड़ाई में फिर शायद ड्रोन दिखें, झुंड के झुंड ड्रोन हमला करते हुए, हाइपरसोनिक मिसाइलें। हाँ, सुना है इनके बारे में, बहुत तेज। हाँ, आवाज की गति से भी कई गुना तेज। इनको रोकना लगभग नामुमकिन होता है। और एआई से चलने वाले डिफेंस सिस्टम्स भी होंगे जो हमलों को रोकने की कोशिश करेंगे। और परमाणु हथियार, उनका क्या? वो देखिए, परमाणु निवारण मतलब न्यूक्लियर डिटेरेंस, ये बहुत अहम होगा। दोनों पक्ष शायद धमकी दें, पर असल में इस्तेमाल करने का मतलब है MAD, म्यूचुअली अश्योर्ड डिस्ट्रक्शन। आपसी सुनिश्चित विनाश। मतलब सब खत्म। बिल्कुल, तुम हमें खत्म करोगे तो हम तुम्हें कर देंगे, कोई नहीं बचेगा। इसलिए शायद इस्तेमाल ना हो, पर खतरा बना रहेगा। और लड़ाई सिर्फ जमीन, हवा, पानी तक सीमित नहीं रहेगी। अंतरिक्ष में सैटेलाइट्स पर हमले हो सकते हैं, जैविक हथियारों का खतरा है। और सूचना युद्ध? सूचना युद्ध मतलब प्रोपेगेंडा। हाँ, प्रोपेगेंडा, फेक न्यूज, दुश्मन देश में भ्रम फैलाना, लोगों का सरकार से भरोसा उठाना, ये भी युद्ध का एक बहुत बड़ा हथियार बन सकता है आज के दौर में। बाप रे। तो मतलब पारंपरिक लड़ाई से लेकर डिजिटल और मनोवैज्ञानिक, हर तरह का खतरा। तो इन सब बातों का निचोड़ क्या है? क्या हमें मान लेना चाहिए कि तीसरा विश्व युद्ध तो होकर ही रहेगा? नहीं नहीं, बिल्कुल नहीं। ऐसा नहीं है कि ये तय है। आज की दुनिया में ऐसी कई ताकतें हैं
जो इसे रोकने का काम करती हैं। जैसे कि? सबसे पहली तो कूटनीति है, देशों के बीच बातचीत, समझौते। दूसरा, जैसा मैंने कहा, परमाणु हथियारों का डर ही इतना बड़ा है कि कोई भी देश पहला कदम उठाने से 1000 बार सोचेगा, आर्थिक तबाही लाएगा। तो ये सब चीजें मिलकर वैश्विक युद्ध की संभावना को कम करती हैं। ये तो राहत की बात है। हाँ, पर एक चिंता जरूर है, वो है स्थानीय युद्ध, प्रॉक्सी वॉर्स जिन्हें कहते हैं। प्रॉक्सी वॉर्स मतलब जहां बड़ी ताकतें सीधे आपस में नहीं लड़ती, बल्कि किसी तीसरे देश के जरिए एक दूसरे से लड़ती हैं। जैसे यूक्रेन रूस का संघर्ष है, या मध्य पूर्व में ईरान और इजराइल से जुड़े जो तनाव हैं। अच्छा, हाँ। ये छोटे संघर्ष भी माहौल को गर्म रखते हैं और कभी-कभी इनमें बड़ी शक्तियों के सीधे टकरा जाने का खतरा पैदा हो जाता है। लेख भी कहता है कि इन पर नजर रखना बहुत जरूरी है। तो अगर मैं संक्षेप में कहूं तो विश्व युद्ध 3 अभी के लिए तो एक काल्पनिक चीज है, जिसका इस्तेमाल होता है भू राजनीति समझने में, सेना की प्लानिंग में, और हाँ, मीडिया और फिल्मों में कहानी कहने के लिए। इसके कारण क्या हो सकते हैं, ये कितना भयानक हो सकता है, इस पर सोचा जरूर जाता है, लेकिन डिप्लोमेसी, परमाणु डर और आपसी आर्थिक निर्भरता, ये सब इसे रोकने में मदद करते हैं। बिल्कुल सही कहा आपने। और शायद एक आखिरी बात जो इस चर्चा से निकलती है वो ये है कि ये ध्यान रखना जरूरी है कि भले ही एक फुल स्केल ग्लोबल वॉर अभी दूर की बात लगे, पर जो ये नए मोर्चे हैं ना, सूचना युद्ध, साइबर संघर्ष, ये एक तरह से अदृश्य मोर्चे हैं। ये तो अभी भी चल रहे हैं, शायद हमें रोज दिखते नहीं, पर इनका असर तो हो ही रहा है। तो ये एक अहम सवाल छोड़ जाता है कि इन अदृश्य लड़ाइयों का आज की दुनिया पर क्या असर पड़ रहा है, और क्या भविष्य की बड़ी लड़ाइयों का चेहरा यही तय करेगा। इसी सवाल के साथ आज की ये बातचीत यहीं खत्म करते हैं।